नमस्कार, मैं दिव्य प्रकाश LBIS में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये जो सेशन है वह करंट अफेयर्स का सेशन है और आपके RO का जो एग्जाम है उसके लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसी को टारगेट करके यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए यह उपयोगी साबित होगा। बस करना क्या है, आपको एक बेहतर रणनीति के अंतर्गत अपनी पढ़ाई करनी है। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को करंट अफेयर्स को ट्रेडिशन से कोरिलेट करके पढ़ना होगा। माइंड को एक बार अप्लाई करेंगे, दो बार अप्लाई करेंगे कोरिलेट करने के लिए, तो माइंड फिर से जब भी आप कोई करंट अफेयर्स देखेंगे या कुछ भी, तो वह कोरिलेट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है। दूसरी चीज, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, तो अब आपको उसके लिए भी लग जाना है। बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपनी बेहतर रणनीति के साथ तैयारी सुनिश्चित करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यह करंट अफेयर्स का सेशन है, इसके अंतर्गत जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह डेली चलता रहेगा ऐसे ही। तो देखते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, आपको पेन कॉपी साथ में रखना है और मैप भी जरूर साथ में रखिएगा। विदाउट मैप आप यदि पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स बोझिल हो जाएगा, फिर पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स एटलस को यानी कि मैप को साथ में रखना है, पेन कॉपी साथ में रखिएगा, नोट करते हुए और मैप देखते हुए चलते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न क्या है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, एग्जाम में आने लायक हैं और निश्चित रूप से आएंगे। बस आपको क्या करना है कि तैयारी करना है और हम इनको एक बहुत ज्यादा टाइम लिए हुए प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, क्या दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से संबंधित यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आई है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल यानी कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, तथा होयसल कर्नाटक में है कि पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि यूनेस्को की अभी हाल ही में बैठक हुई है, उसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक यानी कि 45 नंबर की जो बैठक है वह 10 से 15 सितंबर के मध्य 2023 में कहां पे हुआ, कतर का जो दोहा है, कतर का कैपिटल है दोहा, वहां पे आयोजित हुआ। दोस्तों यहां पे कतर रख लीजिएगा, यूएई में नहीं है, दोहा में है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा है, भारत के कुल 42 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में स्थान दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत के 2 स्थलों को सितंबर में जो बैठक हुई है वहां पे शामिल किया गया है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये दोनों स्थल हैं शांति निकेतन, याद रख लीजिएगा, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसे अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे दर्जा प्राप्त कर प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रगान, जो अपना राष्ट्रगान है उसको उन्होंने लिखा था, यानी कि राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, उन्हीं के द्वारा यह भी लिखा गया था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार, यह पूछा हुआ प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था और यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो कर्नाटक, जो पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में, पश्चिम बंगाल का जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे शांति निकेतन है, जिसे अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्राप्त है, उसे शामिल किया गया है। तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। होयसल कर्नाटक में स्थित है और यह 3 मंदिरों का समूह है। आपका चिन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है और केशव मंदिर है। इन 3 मंदिरों को समूह, 3 मंदिरों के समूह को भी शामिल किया गया है, जिसे होयसल के पवित्र मंदिर समूह की संज्ञा दी जाती है। कहां पे है, तो कर्नाटक में है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे को देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक जो बैठक है वह सितंबर में 10 से 15 सितंबर के बीच में कहां पे आयोजित हुआ, तो यह दोहा में आयोजित नहीं हुआ था दोस्तों, कहां पे, रियाद में आयोजित हुआ था। और रियाद सऊदी अरब में है, न कि यह
तो याद रख लीजिएगा दूसरा स्टेटमेंट आधा गलत हो गया। क्यों? 45वीं बैठक तो हुई थी, लेकिन यह रियाद में हुई थी, न कि कतर में हुई थी, दोहा में हुई थी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तीसरे को चेक करते हैं तो 42 स्थल भारत में हो गए हैं। अब भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो संख्या है, कुल नंबर है, वह 42 है। और यह भी प्रश्न पूछता है 2021 में 2021 में 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। यह 2 स्थल थे। रामप्पा टेम्पल कहां पे है दोस्तों? तो तेलंगाना में है। इसके अलावा धौलावीरा गुजरात में है, हड़प्पा स्थल है। इन 2 स्थलों को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2021 में। उस समय 38 हुआ करता था, उन 2 को शामिल किया गया तो 40 हो गए, और अब 40+2 यानी कि जो अभी 2 शामिल किया गया है, तो अब कुल स्थलों की संख्या 42 है। अब उनके लिए है, तो यानी कि इसका जो आंसर है वह 2 गलत है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला तीसरा सही है, इसलिए आंसर ए इज द राइट आंसर। अब इस पे वर्क करना है। वर्क क्या करना है दोस्तों? याद रख लीजिएगा, इसमें जो पूछने वाला है बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, ताकि सेशन छोटा ही रहे और आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। याद रख लीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में है। अब इसमें जो जानने वाली बात है, जो प्रश्न पूछता है, भारत में कुल कितने साइट्स हैं? तो 42 हैं अब वर्तमान में। अब जो जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 42, उनको यदि आपने हिस्ट्री से, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, तो ऑब्वियस है कि हिस्ट्री का वो पोर्शन है, किसने बनवाया है, कहाँ है। फिर उसके अलावा मान लीजिए रेड फोर्ट की बात हो रही है, फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है, तो वो किस शासक से संबंधित है। ये तमाम सारे प्रश्न जो हो सकते हैं, आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हैं भारत में 42, उनको यदि आपने मैप के थ्रू हिस्ट्री से कोरिलेट करके, ज्योग्राफी से कोरिलेट करके, मैप्स से कोरिलेट करके यदि आपने उनको अच्छे से कर लिया, तो 100% आपको कम से कम 5 क्वेश्चन कह सकता हूं, 6 क्वेश्चन कह सकता हूं, आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये याद रख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हैं भारत में, उनको ठीक से कर लेना है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं, जैसे अभी जो ये सेशन था, यह रियाद में हुआ था, 45वीं बैठक है। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनकी पहचान कैसी की जाती है, तो इसके लिए भी एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसकी, यूनेस्को की, जिसकी सालाना बैठक होती है, वार्षिक बैठक होती है, और विभिन्न देशों से जो भेजा जाता है उसके आधार पर विचार किया जाता है कि किसको शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना है। तो ये 45वीं बैठक में कुल 42, वैश्विक स्तर पर कुल 42 स्थलों को शामिल किया गया था इस साइट्स में, जिसमें से 2 स्थल भारत के थे, ठीक है, आपको याद रखना है। जो 2021 में दोनों हुए थे, हो सकता है उसको ही पूछ ले, तो रामप्पा टेम्पल था और धौलावीरा था। रामप्पा टेम्पल कहाँ का है? तेलंगाना का है, काकतीय राजवंश से संबंधित है। और जो आपका धौलावीरा है वो हड़प्पा स्थल है, गुजरात में है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपने वर्क किया ठीक से, तो निश्चित रूप से आपके हाथ में रिजल्ट होगा, यानी कि प्रॉपरली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। बस अपनी रणनीति बहुत बेहतर करनी है। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कम पढ़ के भी सिलेक्शन पाते हैं, यानी कि उनकी रणनीति बहुत बेहतर होगी, उनका कंटेंट बहुत बेहतर होता होगा निश्चित रूप से। दूसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या करना है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यह वीडियो है तो निश्चित रूप से आप लोग इसका आंसर करते, लेकिन कोई नहीं, अपने से भी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, मैप जरूर साथ में रख लीजिएगा, यह मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। मालदीव के बारे में आपने नाम सुना है, हिंद महासागर का एक द्वीप है और इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो मालदीव भारत का कभी समर्थक रहता है, कभी चीन का समर्थक हो जाता है। तो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और नवंबर में ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, 17 नवंबर को। भारत से विदेश जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने वो गए थे, इसमें पार्टिसिपेट किया था किरण रिजिजू साहब। और उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दोस्तों? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मालदीव राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी के जो नेता हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है, भारत और मालदीव को 1 डिग्री जो चैनल है वह अलग करता है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है, तो इन दोनों में से कौन सा कथन गलत है, एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से राष्ट्रपति चुनाव हुआ है मालदीव में और डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू को वहां पे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है।
और वह किस पार्टी से संबंधित है दोस्तों? तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित नहीं है, उनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। क्या दोस्तों? प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ, यानी कि इनकी पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, न कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीव डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वह इसके पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो भारत के समर्थक थे, डॉक्टर मोहम्मद सॉलिह नाम था, उनकी पार्टी का नाम था मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें पार्टी का नाम गलत है। दूसरा देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक गलत पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी इस तरीके से ऑप्शन रखे जाते हैं ताकि आप लोग कभी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन, पढ़े हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। पहली चीज याद रख लीजिएगा, मालदीव, इसका लोकेशन पूछ लेगा। लोकेशन कहां पे है? तो आप जानते हैं कि यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और जो 8 डिग्री चैनल है, ये है आपका हिंद महासागर, यहां पे दिख रहा होगा। भारत के मैप को देखेंगे तो एक तरफ, यदि साउथ इंडिया को देखेंगे तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? दूसरी तरफ अरब सागर है, और नीचे की तरफ हिंद महासागर आप देखते होंगे। तो जो बंगाल की खाड़ी साइड में अंडमान निकोबार, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, और अरब सागर साइड में क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है, क्या दोस्तों? लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है उसके नीचे 8 डिग्री चैनल है, और उस 8 डिग्री चैनल के नीचे क्या है? आपका मालदीव है। यानी कि 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है, यानी कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और किसको अलग करता है? मिनिकॉय को। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसमें दूसरी चीज तो लोकेशन पूछ लेगा। दूसरा चीज पूछेगा, जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू साहब, इनका नाम पूछ लेगा। फिर इनसे पूछेगा, इनकी पार्टी का नाम पूछ सकता है। तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ, आप शॉर्ट में कर दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ नेपाल, सॉरी मालदीव, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। अब इसके अलावा पूछने वाली बात क्या है दोस्तों? जो विपक्ष के इसके पहले डॉक्टर मोहम्मद सॉलिह थे, ये पूछ लेगा कि इसके पहले कौन थे। मान लीजिए सॉलेह या सॉलिह, इनकी पार्टी का नाम पूछ सकता है। तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। जो हार गए हैं, जो इनके पहले थे, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, अब याद रख लीजिएगा, इसमें एक और चीज पूछनी है। जैसे जानना चाहिए आपको, जैसे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता थे डॉक्टर मोहम्मद सॉलिह, जो इससे पहले, यानी कि अभी जो चुनाव हुआ है इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, वो भारत के समर्थक थे। बात तो इसीलिए यह चर्चित है, भारत के समर्थक थे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था, यानी कि भारत पहले है, भारत को प्राथमिकता देते थे किसी दूसरे देश की तुलना में, इसलिए उन्होंने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया था। लेकिन जब ये चुनाव हुआ है तो ये हार गए हैं, और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, वो जीते हैं। अब वो क्या है? उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया है, वो चीन समर्थक है। और बात सिर्फ इसीलिए यह थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई है भारत के संदर्भ में, क्योंकि मालदीव लोकेशन वाइज देखेंगे, स्ट्रैटेजी के, रणनीतिक के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो निर्वाचित हुए तभी से उन्होंने भारतीय सेना, कुछ संख्या में वहाँ पे भारतीय सेना है जो वहाँ पे एक तरीके से आपदा में या किसी भी तरीके से वहाँ पे देखभाल करती है। जैसे हॉस्पिटल में आर्मी के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक है, वो है। भारत ने वहाँ पे आपका प्लेन डोनेट किया, वहाँ पे लड़ाकू विमान डोनेट किए, तमाम सारी चीज़ें, एक जो डोनियर आपका जो विमान है वहाँ हेलीकॉप्टर दिया, गश्ती जहाज दिया, तो भारत वहाँ पे बहुत सारी सहायता कर रहा था। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने कहा है, जैसे ही निर्वाचित हुए उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है
कि आप अपनी सेना को बुला ले, क्योंकि वो चीन समर्थक है और चीन की स्ट्रेटेजी आपको पता है कि वो अपने कर्ज के जाल में कैसे फंसाता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप श्रीलंका को आप ले सकते हैं। अब मोहम्मद स्वालिह, यानी कि इनके पहले जो मोहम्मद स्वालिह थे जो भारत समर्थक थे, उनके पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे वो भी चीन समर्थक थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट चीन ने वहां पे अपना बनाए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़ा कर्ज उन्होंने दिया है। तो वो ये बात की चीज है। तो आप एक बार मालदीव का लोकेशन देख लेंगे, हिंद महासागर में स्थित देश है, वहां की राजधानी माले है, वहां जो चुनाव हुआ है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ध्यान रखना है, मैप से एटलस से भी प्रश्न पूछ लेगा। यदि आपको मालदीव की बात हो रही है तो एक बार लक्षद्वीप के बारे में भी बात कर ही लीजिएगा। इसलिए लक्षद्वीप इस साइड में है। आपने मिनिकॉय को देखा है, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कह सकते हैं। इसके नीचे 8 डिग्री चैनल है और यही उसको अलग करता है। इसके अलावा जो जानने वाली बात है दोस्तों, वह लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वह कावरत्ती है। एंड्रोट, क्या दोस्तों, एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा लक्षद्वीप का तो एंड्रोट है, एंड सबसे बड़ा जो द्वीप समूह पूछेगा तो अमनदीवी है। अमनदीवी के आसपास बहुत सारा, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है जिसे अमनदीवी बोलते हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप का वह है एंड्रोट और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप याद रखिएगा। ऐसे ही अंडमान निकोबार को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2023 के मध्य चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक में के प्राग में संपन्न हुआ था। याद रख लीजिएगा, रोड सेफ्टी के संदर्भ में ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं और भारत से नितिन गडकरी जो अपने परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ था? चेक रिपब्लिक एक देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, लैंड लॉक्ड यानी कि स्थल अवरुद्ध देश है, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहां पे संपन्न हुआ, कब हुआ? 2 से 6 अक्टूबर के मध्य। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टॉकहोम घोषणा वैश्विक सड़क सुरक्षा से संबंधित है तथा इसका उद्देश्य है वर्ष 2023 तक जो रोड से एक्सीडेंट होता है, होने वाली जो मृत्यु है उसको आधा करना है। तो बताना है कि इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं। तो याद रख लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन, यानी कि यदि आप कहेंगे विश्व सड़क कांग्रेस आयोजित हुई है 2023, यह 27 नंबर की थी। कहां पे? प्राग में। और ये प्राग कहां है? तो चेक गणराज्य का कैपिटल है। अब फिर प्रश्न यही है कि चेक गणराज्य कहां है? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो चेक रिपब्लिक है वह है आपका यूरोप में, और यूरोप में तो है चेक रिपब्लिक, लेकिन यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्रीज है, यानी कि इसकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है, यह देशों से लगती है। यह एक तरफ जर्मनी से, एक तरफ आपका जर्मनी से, दूसरी तरफ पोलैंड से, नीचे आप ऑस्ट्रिया से, इसके अलावा स्लोवाकिया से, यानी कि जर्मनी है, पोलैंड है। जैसे मान लीजिए इधर से आप कर सकते हैं, जर्मनी है, पोलैंड है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर स्लोवाकिया है। आप देख लीजिएगा मैप के थ्रू, स्लोवाकिया ये है आपका चेक गणराज्य। तो इन देशों से इसकी सीमा लगती है, और यह क्या है? एक स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, और यह प्रश्न पूछ लेता है। अवरुद्ध देश है, इसको इंग्लिश में तो ये प्रश्न भी बनता है। तो आपको क्या करना है? मैप को भी कंप्लीट कर लेना है। मैप को क्यों कंप्लीट कर लेना है कि यदि आपने मैप को ठीक कर लिया तो एक दो प्रश्न बन जाएंगे। और आप यूपीपीसीएस के पुराने पेपर्स को देखिए, खूब यूरोपीय कंट्रीज से कौन लैंड लॉक्ड है, वहां पे कुछ सागर महासागर है उनसे, बाल्टिक स्टेट कौन है, कैस्पियन सी से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, मेडिटेरियन सी से तो खूब प्रश्न बनता है, मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, आयोनियन सी के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, बूट ऑफ यूरोप के बारे में पूछता है, इटली के, बहुत सारे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जर्मनी, उनके पास स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे बहुत सारे, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पे बहुत सारे पर्वतीय चोटियां हैं, उनसे प्रश्न पूछ लेता है। जैसे जूरा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, तो इनके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बनता है, और यूपीपीसीएस में तो विशेषकर पूछा हुआ है। तो आपको एक बार मैप जरूर ठीक से कर लेना, यह आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने।
यहां भी मैप से संबंधित प्रश्न है, हमें को रिलेट करना है, क्योंकि हमें तो चाहिए क्वेश्चन। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम इतना टाइम खर्च करके पढ़ रहे हैं, आपका हमेशा यही उद्देश्य होना चाहिए कि यदि हमने 30 मिनट टाइम खर्च किया किसी सेशन में, तो निश्चित रूप से हमें प्रश्न मिले। तो प्रश्न है 4 नंबर का, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच, क्या दोस्तों, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए वहां पे जो भारतीय नागरिक थे उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। जैसे किसी भी देश में यदि कुछ ऐसी घटना होती है, तो भारत सरकार या कोई भी देश अपने नागरिकों को सकुशल वापस अपने देश में वापस बुलाती है अपने खर्चों पे। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है। तो बताना है कि जो इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हुआ, उस दौरान कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था विशेष रूप से। तो आपको बताना है। ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड डी ऑपरेशन अजय। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वह है ऑपरेशन अजय। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया? इजराइल से अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु। यह 12 अक्टूबर को चलाया गया था और हम अपने नागरिकों को स्वदेश वापस सुरक्षित लाने में कामयाब रहे। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया, लेकिन यहां पे 3 ऑपरेशन और भी हैं, इनको भी जान लेना है। लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है। जैसे ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन कावेरी याद रख लीजिएगा, अप्रैल में ही, इसी अप्रैल सूडान में संघर्ष की स्थिति थी। तो सूडान में संघर्ष की स्थिति के दौरान अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी संचालित किया गया, ताकि भारत के जो नागरिक हैं उनको स्वदेश वापस लिया जा सके। और कब हुआ ये? अप्रैल 2023 में। वैसे ही ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया दोस्तों? याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था आपका रूस यूक्रेन जो संघर्ष हुआ, रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत सरकार के द्वारा स्वदेश वापसी हेतु। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और ऑपरेशन समुद्र सेतु, क्या दोस्तों, एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था कोविड के दौरान चलाया गया था। विभिन्न देशों से भारत के जो नागरिक थे उनको वापस लाया गया। तो यानी कि यह जो 4 ऑपरेशन है उनको जरूर एक बार वर्क कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए होमवर्क भी है दोस्तों, आपको एक बार याद रखना। होमवर्क क्या है? जैसे यहां पे एक नाम है भूमध्य सागर। जैसे इजराइल का लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ना, भूमध्य सागर से बहुत प्रश्न पूछता है। क्या दोस्तों, भूमध्य सागर से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, तो एक बार इसको भी आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। जैसे भूमध्य सागर का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर से आप देख लीजिएगा, सामान्य तौर पे 21 देशों की सीमा लगती है। अब आपको भूमध्य सागर से, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये बच्चों के लिए होमवर्क दिया जाता है, लेकिन यदि आप भी बच्चे बन के तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जैसे भूमध्य सागर से एशिया के कौन कौन से देश लगते हैं, थोड़ा सा इस पर वर्क कीजिएगा। आज के लिए निश्चित रूप से आपसे फिर से पुनः हाथ जोड़ा जा रहा है कि आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो एशिया से लगने वाले भूमध्य सागर के कौन कौन से देश हैं, अफ्रीका के कौन कौन से देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, यूरोप के कौन कौन से देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, क्या इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है या नहीं, क्या लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है या नहीं, ठीक है, क्या सीरिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है या नहीं। तो इन चीजों को यदि आपने तैयार किया तो निश्चित रूप से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा और यह बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस में पूछा हुआ था, माल्टा भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है, उसके बारे में पूछ लिया था कि वह किस सागर या महासागर में स्थित है। तो आपको एक बार वर्क करना है। तो यह आपके लिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैप को बेहतरीन कर लीजिएगा, कम से कम भूमध्य सागर से लगे हुए देशों को कुछ भी नहीं करना है, भूमध्य सागर एक सर्कल टाइप से खींचना है और उसके बाद से आसपास के देशों को रिलेट, मतलब आपको वहां पे लोकेट कर लेना है। ठीक है, जैसे भी हो आपके लिए है, आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने सुना होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, सिक्किम में बाढ़ की समस्या आ गई थी। और सिक्किम में बाढ़ कैसे आ गई थी? एक झील था वहां पे, लोनाक,
उसमें बाढ़ आ गया था। और बाढ़ क्यों आया? बादल फटने की वजह से, बहुत ज्यादा बादल फटने यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है चुंगथांग हाइड्रो प्रोजेक्ट, यह भी तबाह हो गया था उसकी वजह से। और आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जो पब्लिक थी वो परेशान हुई उससे, जो भारतीय सेना को भी उससे नुकसान हुआ। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है हाल ही में। यहां भी मैप को कोरिलेट किया करना है आपको। हाल ही में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोनाक हिमनद, क्या दोस्तों नाम है? दक्षिण लोनाक हिमनद जो झील है, वह लगातार बारिश के कारण भीषण बाढ़ आ गया था। तो क्या यह सही है या गलत है? तो निश्चित रूप से यह सही है। बाढ़ तो आई थी निश्चित रूप से अक्टूबर में ही। दूसरा है चुंगथांग हाइड्रो बांध सिक्किम में तीस्ता नदी पर स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। यह जो चुंगथांग हाइड्रो बांध है, बांधों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चुंगथांग हाइड्रो जो बांध है वह भी तबाह हो गया था। और ये कहां पे है? सिक्किम में है। और किस नदी पे है? तो तीस्ता नदी पे है। तो एक बार याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और इससे याद रख लीजिएगा, जब ये बादल फटी थी तो यह एक तरीके से तबाही आ गई थी वहां पे, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यह पावर प्रोजेक्ट भी उससे नुकसान हुआ। इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाता है? ये तो बहुत आसान है, पूछ लेगा, झील का नाम पूछ लेगा तो आप बता देंगे, ये पावर प्रोजेक्ट पूछ लेगा तो बता देंगे, तीस्ता नदी के बारे में पूछेगा तो बता देंगे। लेकिन यदि कुछ भी को रिलेट करके, चूंकि सिक्किम चर्चा में है, इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी प्रश्न हमेशा पूछता है। क्या पूछता है देखते हैं। जैसे ये सिक्किम है, आपने भारत का सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य जानते हैं, तो यह एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है। सॉरी, एरिया वाइज नहीं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, सबसे छोटा एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। एरिया वाइज तो सबसे छोटा जो राज्य है वह है गोवा। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, सॉरी आपका सिक्किम है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके अलावा सिक्किम में सबसे कम विधानसभा की सीटें कितनी है? 32, यानी कि सिक्किम जो राज्य है, स्टेट है, यहाँ पे सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं इसके। ऐसे देखेंगे तो पुडुचेरी है, सबसे कम विधानसभा की सीटें 30 है, लेकिन पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के संदर्भ में सिक्किम है, सबसे कम विधानसभा की सीटें है, सबसे छोटा है। जनसंख्या के मामले में ऑब्वियस है कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण होता है, इसी संदर्भ में यहाँ सबसे कम सीटें हैं। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछता है दोस्तों? यदि आप यूपीपीसीएस के प्रश्न को देखेंगे तो 35वां संविधान संशोधन, यानी कि जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रख लीजिएगा, 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को क्या सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया? क्या दिया गया? एसोसिएट स्टेट, सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। और इसके बाद से जो 36वां संविधान संशोधन 36 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंतर्गत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1975 में हुआ था। और ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, ये दोनों अलग से पूछा हुआ है, तो आप लोग इन दोनों को जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा सिक्किम का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की सीमा 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और कैसे है 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय? तो ये आपको भूटान दिख रहा है, इधर नेपाल दिख रहा है, और इधर तिब्बत का क्षेत्र यानी कि चीन का क्षेत्र दिख रहा है। तो चीन जो सिक्किम की सीमा है वह 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और नीचे जो यह दिख रहा है, यह दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल से, एकमात्र भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल जिससे सिक्किम की सीमा लगती है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आपको, आपके लिए सेशन को थोड़ा सा कोशिश रहती है कि अच्छे से किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में मिले। पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी यही होनी चाहिए कि यदि हमने 1 घंटे टाइम दिया है, 20 मिनट टाइम दिया है, तो हमें बहुत सारे प्रश्न मिले। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में 25-26 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है,
भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन उत्पादन का एक हब बनाना है, ताकि यहां से विभिन्न देशों को, अलग अलग देशों को ड्रोन का निर्यात किया जाए। तो बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही हैं, याद रख लीजिएगा। 25-26 सितंबर को यहां पे आयोजित हुआ था, हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में, जहां पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, और यहीं पे यह आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस भारतीय वायुसेना, तो जो भारत की एयरफोर्स है और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था। और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक इसे ड्रोन हब के रूप में डेवलप करना है, विकसित करना है। अब ड्रोन के उपयोग से संबंधित यदि आप जानते हैं कि ड्रोन की बात करें, तो ड्रोन जो है वह आप उसको अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसे फोटोग्राफी भी होती है, कृषि के क्षेत्र में आप उसका प्रयोग देख सकते हैं, छिड़काव के लिए दवा के, या कोई इसके अलावा आप परिवहन के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जैसे आप कई जगह सुनते हैं कि पिज्जा डिलीवरी की जा रही है ड्रोन से। तो कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने पढ़ा था कि कई जगह, इंटीरियर जगह पे जो बहुत रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे मेडिसिन या ऐसी चीज़ें, दवाओं से संबंधित उपकरण या जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग समझ सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, तो तमाम सारे इसके उपयोग हो सकते हैं। तो ड्रोन के संदर्भ में ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है सामिया सुलू हसन। क्या दोस्तों एक नाम है सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की यात्रा पे थी, अपनी पहली राजकीय यात्रा पे थी। नाम है सामिया सुलू हसन। तो इसके आंसर है, आपके ऑप्शंस हैं केन्या, तंजानिया, युगांडा और जिबूती। यानी कि यह अफ्रीका के देश है। इसमें से किसी एक देश की यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की राजकीय यात्रा पे थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है तंजानिया। तो तंजानिया एक देश है अफ्रीका का, और इसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, नाम है सामिया सुलू हसन, और वह भारत की यात्रा पे थी। तो ये तो बहुत सामान्य सा फैक्ट है। नाम आपको याद रखना है, देश आपको याद रखना है। जो यहाँ पे पूछेगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है तंजानिया और ये है उसका कैपिटल डोडोमा। तो तंजानिया का कैपिटल डोडोमा है, और तंजानिया का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और मैप में एक यहाँ पे एक झील दिखेगी जिसका नाम है विक्टोरिया झील, और यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको आप नील नदी के नाम से जानते हैं, तो नील नदी विक्टोरिया लेक से ही निकलती है। और विक्टोरिया जो झील है वह केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन 3 देशों के बीच में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा ये अफ्रीका यदि मैप है तो निश्चित रूप से आपको इस पे भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहां पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत पूछ लेता है किन किन देशों को शामिल किया जाता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया है, इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। इनका कैपिटल याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक देश है, उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, और पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है। और एक बार आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप एक बार मैप देखिएगा, ये आप लोग के लिए वर्क है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है। आसान सा प्रश्न है, बस आपको मैप देखना है। तो इथोपिया है जो स्थल अवरुद्ध देश है। यह प्रश्न सामान्य तौर पे पूछ लेता है। इसके अलावा यह भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, तो आपको यह भी देखना है कि अफ्रीका का कौन कौन से देश इक्वेटर से लगते हैं। यहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। तो इन तीनों से भी रिलेटेड जो देश हैं उनका नाम आपको याद रखना होगा। तो तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं वह पहली बार भारत आई थी, और वो पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बच्चों में मलेरिया के प्रसार की रोकथाम हेतु R21 मैट्रिक्स M, क्या दोस्तों, R21 मैट्रिक्स M नामक एक वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति दी गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और यह दूसरा वैक्सीन है। इसके पहले भी एक वैक्सीन था जिसको अनुमति दी गई, उसका नाम है मास्क्यूरिक्स।
मास्क्यूरिक्स नामक जो वैक्सीन है इसे 2021 में अनुमति दी गई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसके लिए? बच्चों के मलेरिया के रोकथाम के लिए। और यह दूसरा ऐसा वैक्सीन है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, और किसके लिए? मलेरिया के रोकथाम के लिए। एंड दूसरा स्टेटमेंट है भारत में मलेरिया, यानी कि पहला तो सही है, भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 टू 22 चलाया जा रहा है, यानी कि मलेरिया के से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से 22। इसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर जो मेडिकल रिसर्च ICMR है, उसने एक मेरा इंडिया नाम की एक स्थापना किया है, एक कह सकते हैं रिसर्च अलायंस के तौर पे, जिसमें मलेरिया से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पर अनुसंधान कार्य है। तो मेरा इंडिया नाम का एक अलायंस बनाया गया है, किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। तो इन दोनों स्टेटमेंट निश्चित रूप से सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। अब आपको बताना है या जानना है कि मलेरिया पैरासाइट से होता है, परजीवी, जो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी है उससे होता है, और जो एक मादा एनफ्लूएंजा नामक जो मच्छर है उसके काटने से होता है। वह जो परजीवी है वह उस मच्छरों पे पाया जाता है, और जब वह मच्छर काटती है तो क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो इसीलिए इसको याद रख लेना है, प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश के द्वारा, क्या दोस्तों, हाल ही में किस देश के द्वारा नूर थर्ड नामक सैन्य उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो नूर जो थर्ड नामक जो उपग्रह है, सैन्य उपग्रह है, इसको जो प्रक्षेपित किया गया है वह ईरान के द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने थे, सऊदी अरब, चीन, ईरान और तुर्की। इसका सही आंसर है ईरान। नूर थर्ड नामक जो सैन्य उपग्रह है वह ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है सितंबर 2023 में, और यह बेसिकली कह सकते हैं कि सेना के उपयोग के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले नूर सेकंड का भी प्रक्षेपण किया गया था सफलतापूर्वक। अंतिम प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यदि आपने देखा होगा प्रश्नों की प्रकृति को, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच में जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्रश्न है विकल्प, कौन सा विकल्प गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ए ऑप्शन का, ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा, यानी कि अभी भारत की तरफ से सेनाएं जा रही हैं तो वहां पे दिसंबर 2023 में आयोजित होगा। पहला स्टेटमेंट है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण 9th एडिशन सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच औंध पुणे में संपन्न हुआ है 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच में। तो यही गलत है, क्यों टाइम बेकार किया जाए। मित्र शक्ति जो 2023 सैन्य अभ्यास है वह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, न कि भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स का आयोजन होता है। तो हमें इसका आंसर मिल गया, बी इसका सही आंसर है। यही बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इतना गलत है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है औंध पुणे में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है संप्रति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच में कहां पे आयोजित हुआ? तो उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ, यानी कि यह पूछ लेता है भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है। एंड डी है युद्धाभ्यास 2023 भारत और अमेरिका की सेना के बीच में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य फोर्ट बेनराइट अलास्का जो अमेरिका का प्रांत है वहां पे संपन्न हुआ, यानी कि इसका बी इसका सही आंसर है, जो कि इसकी वजह से गलत पूछ रहा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है पुणे औंध में। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसमें जो पूछी जाती हैं जो चीजें उसको आपको याद रखें। आपको पूछा जाता है, एक बार देखते हैं, पूछता है इसमें देश पूछ लेता है यदि युद्धाभ्यास के बीच में किन किन देशों के बीच में, मान लीजिए एक देश से दूसरे किसी देश के बीच में होता है, यह आपसे कह सकते हैं सैन्य संबंधों को दिखाने के लिए, आपसे रणनीति को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे की रणनीतियों के आदान प्रदान के लिए, और किस क्लाइमेट में, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में या अलास्का में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो भारत के जो सैनिक है क्या वहाँ पे उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या ठंड में लड़ना हो, जैसे आप जानते हैं आप
सियाचिन और ये सब में जो ग्लेशियर पे रहते हैं भारतीय सैनिक। तो इसीलिए बहुउद्देश्यों के लिए यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है विभिन्न देशों के बीच में। तो किन किन देशों के बीच में हुआ, नाम पूछ लेता है, इनका नाम क्या क्या है और यह कहां आयोजित हुआ, और कई बार कहां का मतलब मान लीजिए कभी पूछ लेता है कि यह भारतीय सेना का है, नौसेना का है, या मान लीजिए यह एक तरीके से तीनों सेनाओं को मिलाकर है, तो ऐसे भी पूछ लेता है। और किसी सागर महासागर या जैसे भी जो भी उससे संबंधित स्थल है उसके बारे में भी पूछ लेता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप चाहे तो वर्क कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। तो सैन्याभ्यास भी आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर वर्क करेंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। यदि आप चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को मैप से कोरिलेट करके पढ़िएगा, ट्रेडिशनल से कोरिलेट करके पढ़िएगा, ताकि करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग हो और समझने में आसानी हो कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आपको खाद्यान्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस में, जैसे बजट आर्थिक समीक्षा से खाद्यान्न के बारे में वैश्विक संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में पूछ लेता है, राज्यों के संदर्भ में पूछ ले। सबसे ज्यादा मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा मतलब पर कैपिटा प्रति हेक्टेयर पूछ लेता है, या ओवरऑल पूछ लेता है। इसके अलावा आपका खाद्यान्न तो वैश्विक संदर्भ में और राज्यों के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। इसके अलावा आप खनिज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, खनिज के बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा आप देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी प्रश्न। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप याद रखिएगा। आप जनगणना को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जनगणना की भी, ऐसे भारत के संदर्भ में और राज्यों के संदर्भ में, और राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किन जिलों के संदर्भ में आपको देखना होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बेहतर रणनीति के अंतर्गत तहत अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।